Hello students, welcome to our current affair class. In this session, we will discuss some important current affairs. So आज 11 जुलाई 2024 के important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इन टूडेज सेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज. हम कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ न्यूज जो बैंकिंग से रिलेटेड होंगी, कुछ अर्थव्यवस्था और व्यापार समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, कुछ खेल समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ राज्य समाचार जो राज्य न्यूज है, स्टेट ने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड न्यूज, कुछ नियुक्तियों के समाचार और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज. क्लियर? तो ये आज की हमारी क्लास में टॉपिक्स होने वाले हैं जो इस सेशन में हम कवर करेंगे. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these image. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitkd.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitkd.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें. ओके. सो पहली हमारी नेशनल न्यूज है. नेशनल न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है, साइन टू एमओयू टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो जो बेसिकली दिव्यांगजन है उनको सशक्तिकृत करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी है उसने 2 एमओयू साइन किए हैं. सो एक बार देख लेते हैं उन एमओयू का पर्पस क्या है और कैसे एमओयू साइन किए हैं. सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. ये समझौते ज्ञापन DEPWD के सचिव राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में हस्ताक्षरित किए गए. सो ये किसकी लीडरशिप में किए गए हैं? राजेश अग्रवाल जो बेसिकली सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. और इनका पर्पस क्या होगा कि जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको क्या किया जा सके. ओके. तो जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको बेसिकली एम्पावर किया जा सकते, सशक्तिकरण किया जा सके, उनके लिए नई स्कीम्स लॉन्च की जा सके और नए तरीके से उन्हें स्किल किया जा सके ताकि वो भी एम्प्लॉय हो. नेक्स्ट इज अ इंटरनेशनल न्यूज. रिसेंटली यूनेस्को डेजिग्नेटेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो सबसे पहले तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स? जैव मंडल क्या है? तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव था. 1971 के आसपास यूनेस्को ने वर्ल्ड को बेसिकली गाइडलाइंस जारी की थी कि वर्ल्ड की हर कंट्री अपने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएगी, ऐसे बेसिकली एरिया डेवलप करेगी जहां पर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ह्यूमनिज्म दोनों को क्या किया जा सके, साथ साथ डेवलप किया जा सके. सो 1971 में इनिशिएटिव आया था बायोस्फीयर रिजर्व का. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सेम लाइक नेशनल पार्क बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क. तो जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है. बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन, मैनकाइंड और बायोडाइवर्सिटी मींस और नेचर दोनों को क्या किया जाता है, साथ डेवलप किया जाता है. जबकि नेशनल पार्क्स में सिर्फ जो हमारा वाइल्ड लाइफ होता है या जो हमारा नेचर होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. सो इंडिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है. इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. इंडिया ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इंडिया ने जो अडॉप्ट किया था ये प्रोसीजर, ये 1986, 85, 86 में स्टार्ट किया था. और सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था. तो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. क्लियर? आउट ऑफ विच 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को. तो यूनेस्को ने गाइडलाइंस दी थी कि हर कंट्री को अपना बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहिए
अगर कोई कंट्री का, अगर यूनेस्को को लगता है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को को लेना चाहिए, यूनेस्को को उसके लिए रूल बनाने चाहिए, तो यूनेस्को उन्हें अडॉप्ट करेगी या अपना नाम देगी। इन द सेंस मींस वो यूनेस्को का पार्ट कहलाएंगे। तो ऐसे ही इंडिया में आउट ऑफ 18 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को के अंडर आते हैं। क्लियर? तो यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नामित किए हैं, जिनमें 2 सीमा पार आरक्षित क्षेत्र हैं। यह पहली बार है जब बेल्जियम और गाम्बिया के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। अब कुल स्थलों की संख्या 136 देशों में 759 हो गई, जिसमें 24 सीमा पार स्थल शामिल है, यानी 24 आर बाउंड्री साइट्स। क्लियर? तो दिस इज द सेम न्यूज। बेसिकली यूनेस्को एक्सपेंडेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, कहने का तरीका अलग है। वही यूनेस्को ने 11 कंट्रीज के 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या किया है, अपना टैग दिया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज आल्सो इंटरनेशनल न्यूज। WHO launch MEDVIS, a global platform for medical device information. This is medical device information system. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अभी मेडिविस लॉन्च किया है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक उपकरण या चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए एक वैश्विक मंच है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस संसाधन के रूप में काम करने वाला एक ऑनलाइन मंच है। यह मंच मार्च 2024 में परिचालन में आया था और 8 जुलाई 2024 से जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो जनता है, आम जनता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकती है। क्लियर? Next is also an international news. So recently, Vietnam top list of most affordable country for expat India rank 6. तो प्रवासियों के लिए सबसे ज्यादा किफायती देशों की सूची में वियतनाम टॉप पर है और इंडिया को जो इसमें रैंक मिली है वो 6 मिली है। तो एक्सपेक्ट इनसाइडर 2024 सर्वे बाय इंटरनेशनल, तो इस सर्वे को किसने किया है, इंटरनेशनल ने किया है, जिसमें वियतनाम को डिक्लेयर किया गया है कि वो प्रवासियों के लिए सबसे अफोर्डेबल कंट्री है और इंडिया में एक ही इसमें, यानी प्रवासियों के लिए इंडिया की जो रैंक है वो 6 है। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। देख लेते हैं एक बार। जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता। तो इंडिया और ताइवान ने एग्रीमेंट किया है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता 8 जुलाई 2024 को लागू होगा। इस समझौते का उद्देश्य प्रत्येक देश के प्रमाणित जैविक उत्पादों को दूसरे देश के बाजार में प्रवेश की अनुमति देकर व्यापार को बढ़ाना है। मींस दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक दूसरे की मार्केट में सेल करेंगे, ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्लियर? तो इस समझौते के लिए इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और ताइवान एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है या समझौता किया है। डन। नेक्स्ट इज बैंकिंग न्यूज। तो पंजाब नेशनल बैंक इंट्रोड्यूस सेफ्टी रिंग टू एनहेंस सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग यूजर्स। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग पेश की है। तो देख लेते हैं एक बार। पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए अपनी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली और मोबाइल बैंकिंग प्रणाली के भीतर सेफ्टी रिंग नामक एक नया सुरक्षा तंत्र पेश किया है। Next is also a banking news. ICICI Prudential MF launch India's first oil and gas ETF. तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तेल और गैस क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच इज नोन एज ETF पेश किया है, जिसे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF नाम दिया गया है। तो पहली बार ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये ट्रेडेड फंड, जिसे एक नाम क्या दिया गया है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। इस योजना के लिए सार्वजनिक सदस्यता 8 जुलाई 2024 को शुरू हुई और 18 जुलाई 2024 को बंद हो गई है। तो 8 से 18 जुलाई तक सार्वजनिक सदस्य रहेगी इस बेसिकली योजना की।
नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग न्यूज। नेक्स्ट भी हमारी बैंकिंग न्यूज है। फेडरल बैंक अनाउंस स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद बजाज अलाइन लाइफ इंश्योरेंस। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल बैंक और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दोनों ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। अब इस बैंक एश्योरेंस का आपको मतलब पता होना चाहिए। जब बैंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करेंगे, मींस बैंक प्लस इंश्योरेंस नोन एज बैंक एश्योरेंस। तो अब बैंक्स भी क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी टर्म को हम क्या नाम देते हैं, बैंक एश्योरेंस। तो फेडरल बैंक क्या करेगा, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा, मतलब जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको भी सेल करेगा। तो इस साझेदारी से क्या होगा, जो फेडरल बैंक के ग्राहक होंगे उनको बजाज अलायंस के जीवन बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी तक पहुंच प्रदान होगी या पहुंच मिलेगी। डन, ओके। Next is also a banking news. Recently, RBI cancelled certification of registration of Star FinServ India and Polytex India due to irregular lending practice. So हम सबको पता है जो बैंकों का हेड होता है वो कौन है इंडिया के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंकों को कंट्रोल करता है ताकि बैंक या अपार्ट ऑफ बैंक एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर डायरेक्टली डील बाय और डायरेक्टली लीड बाय आरबीआई। तो आरबीआई के पास पावर है अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 कि आरबीआई क्या कर सकता है, बैंकों के लाइसेंस इशू कर सकता है, उन्हें कैंसिल कर सकता है। लाइसेंस इशू कर सकता है, कैंसिल कब कर सकता है, जब वो आरबीआई के थ्रू जो पास किए गए नॉर्म्स हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अभी दो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार फिनसर्व इंडिया एंड पॉलिटेक्स इंडिया। तो उनके इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिस की वजह से रिसेंटली आरबीआई ने इनका प्रमाण पत्र, जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, उसको रद्द कर दिया है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग न्यूज। तो रिसेंटली एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च गोल्डन ईयर पेंशन प्लान फॉर सिक्योर रिटायरमेंट। सो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे अलग अलग जो जितने भी ये फाइनेंशियल और एनबीएफसीज है और इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग पेंशन प्लान्स निकाल के लाते हैं। तो एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने एक प्लान निकाला है, गोल्डन ईयर पेंशन प्लान, जो आपको आगे चल के रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, सिक्योर रिटायरमेंट बेसिकली आपको देगा। तो एक बार देख लेते हैं न्यूज। एजीएल फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान की शुरुआत की है, जो सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान वित्तीय भविष्य को सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया और एक व्यापक सेवानिवृत्ति समाधान है। यह एक यूनिट लिंक इंडिविजुअल पेंशन प्लान है, यूएलआईपी है। यूएलआईपी मींस यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इंश्योरेंस, यानी दोनों चीजें एक साथ होंगी, जहां रिटर्न ब्लू चिप पेंशन फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। Next is also a banking news. Recently, financial inclusion index rise with growth across all segment. तो जो वित्तीय समावेश सूचकांक है वो सभी खंडों में वृद्धि के साथ बढ़ा है, जो 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। तो यह वृद्धि सभी उप सूचकांकों में वृद्धि दिखाती है, जो देश में गहरे वित्तीय समावेश की को इंगित करता है या उसको इंडिकेट करता है। क्लियर, तो it generally show the growth across all sub indices. Next is PSU Bank pays 6481 crore dividend to government for financial year 2023. तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेसिकली या जो बैंक्स होते हैं जो या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट जिसके 50% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो पीएसयूज कहलाते हैं। तो रिसेंटली कुछ पीएसयूज हैं लाइक कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक। ये चार ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो सरकार को डिविडेंड दिया है प्रॉफिट में से, वो दिया है 6481 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इन बैंकों के प्रबंधन निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से लाभांश चेक प्राप्त किए। क्लियर, तो गवर्नमेंट को अभी चार बैंकों से, चार पीएसयू बैंकों से कितना डिविडेंड मिला है, 6481 करोड़। नेक्स्ट इज मूडीज ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान 6.8% बेसिकली अनचेंज रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024।
तो जैसा आपको पता है अलग-अलग जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग-अलग कंट्रीज की जीडीपी को बेसिकली प्रेडिक्ट करती हैं। तो वैसे ही एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज जिसने 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8 रखी है और 2025 के लिए इसको 6.5 रखा है कि भारत 2025 में 6.5 की दर से बढ़ेगा और 2024 में जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.8% रहेगी। नेक्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हाईलाइट जून 2024। तो भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रमुख बातें अभी बेसिकली एक रिपोर्ट आई है इंडियाज ग्रोथ इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या न्यूज बन सकती है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से। तो जून 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। विनिर्माण के लिए खरीद प्रबंधन सूचकांक 19 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा है। तो पहली बार है परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो 19 साल में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा है, बहुत हाई रहा है। और 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक में कोयला और बिजली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के नेतृत्व में साल दर साल 6.5% की वृद्धि देखी गई है। तो ओवरऑल तो सभी फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है बट स्पेशली कोयला और बिजली के फील्ड में सबसे ज्यादा विकास हुआ है जो हर साल 6.5% की वृद्धि से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ईटीएफ। अभी हमने न्यूज देखी थी, ये अभी जस्ट डिस्कस किया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया है जो भारत का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड फंड होगा विच फोकस ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। रिसेंटली एसेल्सन अ कंपनी ऑफ टर्किश आर्म्ड फोर्स फाउंडेशन, तो ये टर्किश आर्म्ड फोर्स फाउंडेशन की एक कंपनी है एसेल्सन, सक्सेसफुली लॉन्च तुर्की फर्स्ट होममेड तुर्कसेट 6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो एक दूर संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है तुर्की की एक कंपनी ने जिसका नाम क्या है तुर्कसेट 6A। तो तुर्की सशक्त बल फाउंडेशन की कंपनी ने तुर्की के पहले स्वदेशी रूप में विकसित संचार उपग्रह टेकसेट 6A को संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो किससे लॉन्च किया है इसे, बेसिकली अब्रोड किया है स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। द सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद कू बैंड एंड एक्स बैंड कम्युनिकेशन पेलोड्स डेवलप्ड बाय एसेल्सन इंजीनियर्स। क्लियर। नेक्स्ट यूरोप एरियन 6 रॉकेट लॉन्च आफ्टर 4 ईयर डिले। तो यूरोप का जो एरियन 6 रॉकेट है वो 4 साल की देरी के बाद प्रक्षेपित किया गया। तो यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जिससे महाद्वीप की अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच बहाल हुई। एक छोटी समस्या के कारण 1 घंटे की देरी के बावजूद रॉकेट ने कोरो फ्रेंच गुआना से उड़ान भरी और उपग्रहों को कक्षा में छोड़ दिया। यह प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट इज सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024। तो स्पोर्ट्स न्यूज है। इंडिया तस्मीन मीर एंड थरुण मनेपाली विन द सिंगल टाइटल। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तस्मीन मीर और थरुण, इन्होंने 3 से 7 जुलाई 2024 तक सेंट डेनिस रियूनियन द्वीप में आयोजित सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में महिला और पुरुष एकल खिताब जीत लिया। तो मेन सिंगल एंड ह्यूमन सिंगल में बेसिकली इन लोगों ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा निर्माण सौदों को सुरक्षित किया है। यह भारत की रक्षा उत्पाद क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहले उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे विच इज यूपीडीआईसी का हिस्सा है जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जैसे जिले शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट न्यूज। तो रिसेंटली रजत शर्मा इलेक्टेड एज NBDA न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। तो रजत शर्मा हु इज अ चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ टीवी इंडिया टीवी हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो ये निर्णय 9 जुलाई 2024 को NBDA की बोर्ड बैठक के दौरान लिया गया जो संगठन के इतिहास में एक नया अध्याय है। क्लियर।
तो रजत शर्मा जो चीफ है, एडिटर इन चीफ है इंडिया टीवी के, अभी उन्हीं को क्या अपॉइंट किया गया है एनबीडीए का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज ओलंपियन पीवी सिंधु ज्वाइन वेलनेस ब्रांड होप एज इन्वेस्टर ब्रांड एम्बेसडर। तो ओलंपियन पीवी सिंधु ने अभी वेलनेस ब्रांड होप में निवेश और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई हैं। तो ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड होप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में शामिल हो गई। यह कदम उद्यमिता और ब्रांड निर्माण में सिंधु की बढ़ती रुचि को भी दर्शाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट न्यूज। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण टेक हेलमेट आर्मी हॉस्पिटल। तो अभी आर्मी हॉस्पिटल के जो हेड बनाए गए हैं उन्हें किसे बनाया गया है? जनरल शंकर नारायण को। तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण NMVSM ने भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अस्पताल सेना अस्पताल के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। इस नियुक्ति से सैन्य स्वास्थ्य सेवा में नए दृष्टिकोण आने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। तो हर साल 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसको यूनाइटेड नेशन के थ्रू 1989 में स्टैब्लिश किया गया था, जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मामलों के बारे में जागरूक करता है। एंड व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? द थीम इज लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें। तो याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। नेक्स्ट इज नेशनल फिश फार्मर डे। तो एवरी ईयर 10 जनवरी को वी डू सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर डे, जो बेसिकली ऑनर करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश फार्मर एंड एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स। तो जो मछली किसान और जलीय किसान है उनकी योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन एक स्थायी और समृद्ध मत्स्य उद्योग सुनिश्चित करने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है, जो भारत का अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। And our today's last question is also an important day's news. International Day of Reflection and commemorate of the 1995 genocide in Srebrenica. तो जो श्रेबेनिका में 1995 में नरसंहार हुआ था, उसके चिंतन और स्मरण के लिए हर साल 11 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। मई 2024 में लिया गया निर्णय जर्मनी और रवांडा द्वारा प्रायोजित था, जिसका उद्देश्य पीड़ितों को सम्मान करना और नरसंहार के महत्व पर चिंता करना था। क्लियर? ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट न्यूज विच वी हैव डिस्कस। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।